कंप्यूटर का आप लोगों को बैकग्राउंड सिखाने वाला हूं, बिल्कुल शुरू से जीरो से सिखाने वाला हूं, जिसके बेस्ड पे आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व हो जाएंगे, करवा दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन पहले आज का सेक्शन थोड़ा सा लिटिल बिट थ्योरी का रहेगा। आज का पर्टिकुलर सेशन जो है ना आपका थ्योरी टाइप का रहेगा, और आज अगर टाइम बच गया तो इनके बेस्ड एमसीक्यू आज होंगे, अदरवाइज कल की क्लास में फिर एमसीक्यू होंगे। डेली शाम को 4 से 5 क्लास जो है ना आपकी होती ही है। तो आज का क्लास जो है ना वो बेहद खास होगा, गजब की क्लास होगी, ये मेरा वादा है। आज की क्लास के बाद आप ये खुद कहोगे कि सर आज आपने बहुत गजब का इंपॉर्टेंट कंटेंट हमें प्रोवाइड किया है। बहुत सारे एग्जाम को देख के फिर मैंने ये कंटेंट तैयार किया आपके लिए। चलिए, तो सबसे पहली बात आपको समझाने की है यहाँ पे, वो ये रहेगी आपकी, ठीक है ना। मैंने थोड़ा कम टाइम लगे इसलिए पहले ही आप लोगों के लिए डेटा तैयार कर रखा है, ठीक है ना। पहले तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर समझा रहा हूं, फिर जनरेशन सिखाऊंगा, दोनों चीज सिखाऊंगा। तो सबसे पहले कंप्यूटर के इतिहास में जाने की कोशिश करते हैं, तो वो आता है कौन सा कंप्यूटर, जिसका नाम है अबेकस। क्या नाम है कंप्यूटर का, याद रखिएगा, अबेकस सबसे पहला कंप्यूटर था। इस कंप्यूटर को लगभग 5000 साल पहले जो है ना वो तैयार किया गया था। मतलब आप ये कह सकते हो कि कंप्यूटर की दुनिया सबसे पहले जो शुरू हुई थी ना वो लगभग 5000 साल पहले शुरू हुई थी। कौन से देश ने जो है ना इसकी शुरुआत की थी, तो इसकी देश ने शुरुआत की थी चाइना ने। और अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि दुनिया की पहली कैलकुलेटिंग मशीन कौन सी थी बताइएगा, तो वर्ल्ड फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन जिसका नाम आप लोगों को याद रखना है क्या था, अबेकस। अबेकस कुछ दिखने में इस टाइप का हुआ करता था, देख लीजिएगा आप लोगों के आगे एक फ्रेम सा दे रखा है, कुछ इस टाइप का एक फ्रेम सा हुआ करता था। लकड़ी का ढांचा होता था जिसमें स्प्रिंग की सहायता से जो है ना आपका वो कैलकुलेशन किया जाता था, ठीक है ना। स्प्रिंग की सहायता से जो है ना मेटल के इस टाइप से आपके मोती सी टाइप के डले होते थे, डालने के ये होते थे, और यही काउंटिंग पर्पस के लिए यूज किए जाते थे आपके। 16वीं शताब्दी में जो है ना ये आपका बना था, और इसको बाद में अपडेट किया था ली काई चेन ने। तो स्टार्टिंग में तो कोई खास विशेष व्यक्ति का नाम आता नहीं है कि इसको किसने बनाया था, पर हाँ चाइना और साथ में रोमन या मध्य जो एशिया वाले लोगों ने इसको डिजाइन किया था। लेकिन इसको 16वीं शताब्दी में अपडेट जरूर किया था। जिन्होंने अपडेट किया उन व्यक्ति विशेष का नाम जरूर याद कर देना, ली काई चेन। क्या नाम है, ली काई चेन। जिन्होंने अपडेट किया उनका नाम आप लोगों को जरूर याद रख लेना है डियर, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो एक तो पॉइंट हुआ आप लोगों को याद करने वाला। यहाँ पे बड़े ही फोकस होकर सुनना, और मैं तो कहता हूँ आज कॉपी पेन पास लेके बैठ जाओ, बहुत बढ़िया कंटेंट दे रहा हूँ आज आपको मैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला कंप्यूटर है, हिस्ट्री का कंप्यूटर है, जिसका नाम है आपका अबेकस है। कितने हजार साल पहले तैयार हुआ है, 5000 साल पहले ये कंप्यूटर तैयार हुआ है। और ये किसने तैयार किया है, चाइना ने तैयार किया है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व का पहला कंप्यूटर कौन सा है, या विश्व की पहली कैलकुलेटिंग मशीन कौन सी है, तो दुनिया की पहली कैलकुलेटिंग मशीन का नाम क्या है, दुनिया की पहली कैलकुलेटिंग मशीन का नाम है अबेकस है। ये कैसा ढांचा होता था, तो ये लकड़ी का बना हुआ एक ढांचा होता था, और इसको अपडेट किसने किया था, ली काई चेन ने इसको अपडेट किया था। इस बात को आप याद करना। कौन सी शताब्दी में अपडेट किया था, इसको 16वीं शताब्दी में बाद में अपडेट किया था, ठीक है। उसके बाद में 2 नंबर पे जो आपका कंप्यूटर आता है ना, उस कंप्यूटर का नाम आपका क्या है, नेपियर्स बॉर्न, ठीक है ना। दूसरा कंप्यूटर आता है आपका जिसका नाम है नेपियर्स बॉर्न। और ये नेपियर बॉर्न नाम का कंप्यूटर जो है ना, इसके अंदर क्या विशेषता थी आपकी। पहली तो बात, इनके क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं कि ये बने कौन से, क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है इसमें ईयर ही वैल्यूबल है, क्योंकि आप जैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसमें भी ईयर वैल्यूबल होते हैं। ये भी कंप्यूटर का हिस्ट्री पढ़ रहे हो आप लोग, तो इसमें भी आप लोग क्या पढ़ने वाले हो, इसके ईयर ही पढ़ोगे। तो नेपियर बॉर्न आपसे पूछा जाए कौन से साल में बना था, तो ये 1617 के अंदर बना था। फिर दूसरा सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है कि नेपियर बॉर्न के फाउंडर कौन है, तो इसके फाउंडर का नाम था जॉन नेपियर, ठीक है ना। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें होता क्या था, तो इस नेपियर बॉर्न के अंदर ना 0 से लेके 9 तक नंबर को गुणा कर सकते थे। और इस मशीन को जो है ना वो एक्चुअली एक प्रकार से जो है ना बोन, इसका स्ट्रक्चर बोन की तरह होता था, इस करके इसको एन बॉर्न के नाम से, नेपियर बॉर्न्स के नाम से इसको जाना गया था। ये इस टाइप का इसके ढांचा सा बना हुआ है, दिखने में ये नेपियर बॉर्न्स कंप्यूटर कुछ ऐसा होता था आपका, और जिसके अंदर मल्टीप्लाइंग फैसिलिटी थी। तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि पहला ऐसा कंप्यूटर कौन सा था जिसके अंदर 0 से लेके 9 तक की गुणा हो सकती थी, तो 0 से लेके 9 तक की गुणा होने वाला पहला कंप्यूटर था जिसका नाम था नेपियर्स बॉर्न, ठीक है ना। क्या नाम रहेगा, नेपियर बॉर्न। कौन से साल में बना था, 1617 के अंदर बना था। फाउंडर कौन थे इसके, जॉन नेपियर फाउंडर थे। 0 से 9 तक के नंबर जो है ना उनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते थे इसके अंदर, ये इसकी सबसे पहली और खास बात थी आपकी।
उसके बाद में हमारे पास में जो अगला कंप्यूटर आता है उसका नाम था आपका स्लाइड रूल कंप्यूटर। थर्ड नंबर कंप्यूटर जो आया था हमारा उसका नाम था स्लाइड रूल। नाउ सर ये स्लाइड रूल जो है ना ये क्या होता है? स्लाइड रूल जो है ना इसका डिस्कवरी किया था विलियम ऑट्रिड ने, ठीक है ना। किसने डिस्कवरी किया था? विलियम ऑट्रिड ने किया था। कौन से ईयर के अंदर किया था? तो इसका डिस्कवरी हुआ था 1622 के अंदर हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। और ये पहला ऐसा कंप्यूटर था दुनिया का जिसके अंदर लॉगरिथमिक कैलकुलेशन पॉसिबल हो पाई थी आपकी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहला ऐसा कंप्यूटर जिसके अंदर लॉगरिथमिक कैलकुलेशन पॉसिबल हुई थी तो वो कौन सा था? स्लाइड रूल। दिखने में कुछ कुछ ऐसा हुआ करता था, ये जैसे स्केल होता था ना इस टाइप से इसके अंदर जो है ना कैलकुलेशन मेथड अप्लाई किया जाता था। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। तो स्लाइड रूल विलियम ऑट्रिड ने 1622 में डिजाइन किया था। लॉगरिथमिक कैलकुलेशन वाला दुनिया का पहला कंप्यूटर था। 3 नंबर कंप्यूटर में आपको यह सीखने को मिला। फिर उसके बाद में 4 नंबर कंप्यूटर पे अगर हम लोग आने की कोशिश करते हैं तो इसके अंदर क्या खास बात है हमारे पास? तो इस वाले कंप्यूटर की जो खास और पॉसिबिलिटी बात है वो ये है कि पास्केलाइन मशीन, इसका नाम ही तो एक तो इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जाए कौन सा कंप्यूटर है आपका, ये पास्केलाइन। पास्केलाइन जो है ना वो कौन से ईयर में बना? 1642 के अंदर बना, 1642 के अंदर। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके फाउंडर कौन थे, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर का नाम ब्लेज पास्कल थे। एग्जाम में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने देखे हैं आए हुए, आपको इसलिए कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए भी कह रहा हूं कि कॉपी पे लिख लेना इसको आप लोग। इसके फाउंडर का नाम था ब्लेज पास्कल। इसमें कुछ खास बातें थी वो बताता हूं क्या थी। 0 से 9 तक तो है ना इसमें जोड़ने की कैपेबिलिटी थी, और 0 से 9 तक ही इसमें जो है ना वो सब्ट्रैक्शन की भी कैपेबिलिटी थी। और 1671 में जो है ना लीव ब्रिज नाम के पर्सन ने इसको अपडेट किया और 0 से 9 तक इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की भी कैपेबिलिटी जो है ना इसके अंदर कर दी थी। तो कहने का मतलब यूं समझ लीजिएगा कि 1671 तक आते आते ब्लेज पास्कल एक ऐसी मशीन बन गई थी जिसके अंदर प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ये सारी की सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो गई थी। इस तक आते आते इस बात को आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। अच्छा हाँ कोई बात नहीं, धीरे पढ़ा देता हूं थोड़ा, ठीक है ना, मतलब धीरे कर लेते हैं। आप लिख रहे हो लिखते रहिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अभी मैं रिवाइज भी करवाऊंगा, टेंशन ना लेना, ठीक है। तो ब्लेज पास्कल दिखने में कैसा होता था? कुछ इस टाइप का होता था। और पास्केलाइन मशीन जो है ना कौन से ईयर के अंदर आई थी? 1642 के अंदर आई थी। फाउंडर का नाम क्या था? फाउंडर का नाम ब्लेज पास्कल है। इसके अंदर 0 से स्टार्टिंग में क्या था? 0 से 9 तक इसमें ऐड कर सकते थे, 0 से 9 इसमें घटा सकते थे। लेकिन बाद में 1642 में तो आई, पर 1671 तक आते आते इसी मशीन का अपडेट आया था। और ये अपडेट क्या आया था? अपडेट ये आया था कि लीव ब्रिज नाम के पर्सन ने क्या किया, 0 से लेके 9 तक के नंबर जो है ना उसको मल्टीप्लाई और के साथ साथ जो है ना डिवाइड, ये दोनों करने की फैसिलिटी जो है ना इसमें प्रोवाइड कर दी थी आपकी, ठीक है ना। हाँ पीडीएफ दे दूंगा, कोई इश्यू नहीं है, पीडीएफ दे दूंगा। सुनील सर टेक्स्ट बुक नाम का टेलीग्राम चैनल है, वहां पे पीडीएफ दे दूंगा, कोई खास बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए अगली बात आती है हमारे पास में, ठीक है ना। अगला हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि जैकर्ड लूम, ठीक है ना। जैकर्ड लूम की बात करते हैं तो ये क्या था आपका? पहली तो बात यही है कि इसको बनाया कब गया था, मतलब कौन से ईयर के अंदर बना था ये? तो 1801 के अंदर जो है ना आपका जैकर्ड लूम तैयार हुआ था। बनाने वाले कौन थे? बनाने वाले थे जोसेफ मैरी जैकर्ड, इन्होंने जो है ना बनाया था इसे। ये कपड़े की डिजाइन जैसी एक मशीन होती थी और इसमें कंट्रोल होता था वाया कार्डबोर्ड, गत्ते के टुकड़े के थ्रू इसमें कंट्रोलिंग पर्पस था, जिसे पंच कार्ड के नाम से जानते हैं। पंच कार्ड में जगह जगह पे होल होते थे, जहां पे होल है वहां पे 1 है, जहां पे होल नहीं है वहां पे 0 है। तो 1-0 वाला मेथड के थ्रू जो है ना इसके अंदर काम हुआ करता था। बहुत ही बार एग्जाम में सवाल आया है कि जैकर्ड लूम मशीन के को कंट्रोल कैसे करते थे? कंट्रोल करते थे वाया कार्डबोर्ड, एक गत्ते के टुकड़े के थ्रू कंट्रोल किया करते थे, और उस कार्डबोर्ड को ही नाम क्या देते थे? पंच कार्ड देते थे। आपसे ये पूछा जाए कि जैकर्ड लूम कौन से साल में आया, तो 1801 में आया। कौन सी मशीन है ऐसी कैलकुलेटिंग जो कपड़े की जैसी है, मतलब कपड़े के डिजाइन जैसी सी मशीन है? तो ये इस टाइप से आपको दिख रही होगी मशीन, इसके अंदर एक कार्डबोर्ड लटक रहा है, जैसे कपड़ा लटक रहा होगा आपका, इस टाइप की एक मशीन हुआ करती थी। इनिशियली ये आपका एक कंप्यूटर हुआ करता था जिसका नाम था जैकर्ड लूम।
वक्त आगे बढ़ा तो इसी के साथ अगर कार्डबोर्ड के बारे में इस पंच कार्ड को बताऊं तो पंच कार्ड जो है ना उसके अंदर 80 शब्द जो है ना वो स्टोर किए जा सकते हैं। और पंच कार्ड है क्या? तो पंच कार्ड होता है एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा, गत्ते का टुकड़ा है जिसमें डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। और हरमन हॉलरिथ ने जो है ना इसका उपयोग किया था 1890 के अंदर। ठीक है, तो ये भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा जरूरी सा सवाल है भी आप लोगों के लिए अगर पूछ लिया जाए। हालांकि हरमन हॉलरिथ ने इसको अपडेट किया था, बन तो ये बहुत पहले गया था, इसको अपडेट किया था, बन तो इससे बहुत पहले गया था ये। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो अगला है क्वेश्चन हमारा, फिर वो 6वें नंबर पे कंप्यूटर आता है। अब आपका वो कंप्यूटर आने लग गया जिसको आप कंप्यूटर के पापा जिसको नाम पुकारते हैं ना, वो वाला कुछ कंप्यूटर आ गया आपके पास में जिसका नाम है डिफरेंस इंजन के नाम से। 1822 के अंदर चार्ल्स बेबेज ने जो है ना ये कंप्यूटर बनाया था। ये डिफरेंस इंजन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, कुछ कुछ इस टाइप का आपका कंप्यूटर हुआ करता था। 6 नंबर का कंप्यूटर आपके पास में है ये। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में आगे 7 नंबर का जो कंप्यूटर है ना, इसका नाम है एनालिटिकल इंजन। अपने आप में ये भी बहुत प्रसिद्ध हुआ, क्यों? क्योंकि 1833 में चार्ल्स बेबेज ने इसको बनाया था और 1834 में एनालिटिकल इंजन को जो है ना लॉन्च किया गया था। ये दुनिया का पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसके अंदर इनपुट होता था, इसमें प्रोसेसर होता था, इसमें आउटपुट भी होती थी और इसमें स्टोरेज का भी मेथड था। आज का जो आज का जो कंप्यूटर है ना वो इसी स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। आज का कंप्यूटर इसी स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, इसी करके आप चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। बहुत सारे बच्चे एक सवाल पूछते हैं कि सर चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं, रोमन वासियों क्यों नहीं कहते, मध्य एशिया वालों क्यों नहीं कहते, अबेकस बनाया उनको क्यों नहीं कहते, ली काई चैन को क्यों नहीं कहते जिन्होंने अबेकस को अपडेट किया था, कंप्यूटर तो स्टार्टिंग में बना दिया था। एक्चुअली इसलिए नहीं कहते क्योंकि जो मॉडर्न कंप्यूटर है ना वो उन पे बेस्ड नहीं है। मॉडर्न कंप्यूटर बेस्ड है आपका एनालिटिकल इंजन पे, और ये एनालिटिकल इंजन को जो बनाया है ना वो बनाया है चार्ल्स बेबेज ने। इसी करके फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। इनपुट है इसमें, आज के जमाने में इनपुट होता है, प्रोसेसर होता है, आउटपुट होता है, उसको आप स्टोर करवाते हो। तो एक्चुअली एनालिटिकल इंजन बना था 1833 के अंदर और उसको लॉन्च किया गया था 1834 के अंदर बाय चार्ल्स बेबेज। ठीक है, अगली बात इंपॉर्टेंट आपके पास में है एडा ऑगस्टा। अभी इन्हीं की एक स्टूडेंट थी जिनका नाम था एडा ऑगस्टा, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है ये। ठीक है ना, अब ये एडा ऑगस्टा जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों है आप लोगों के लिए, क्या? क्योंकि ये स्टूडेंट तो थी ठीक है, पर कोड क्रिएट प्रोग्राम इन्होंने डिजाइन किया था। दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर ये बनी थी। भाई आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर का नाम क्या है, तो दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर का नाम जो है ना आपका वो एडा ऑगस्टा है। विश्व की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर 1834 से लेके 1839 तक जो है ना इनका ये योगदान था प्रोग्रामर में। और एडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बनाई हुई है इन्हीं की को ही सम्मानित करने के लिए। एडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर पूछ लिया जाए किसके नाम पे बनी हुई है, तो वो एडा ऑगस्टा के नाम पे बनी हुई है। एडा ऑगस्टा को ही सम्मानित करने के लिए एडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिजाइन किया गया है। इस बात को आप लोगों को याद रखना है डियर। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है एडा, और एडा ऑगस्टा जो है ना उनकी स्टूडेंट भी है, याद रखना आप लोग। फिर 1887 में हरमन हॉलरिथ की बात अगर की, एक हरमन हॉलरिथ जो है ना उन्होंने एक और कंप्यूटर आपके डिजाइन किया। इस कंप्यूटर का नाम है इलेक्ट्रोमैकेनिकल कार्ड पंच टैबुलेटिंग मशीन। ये कंप्यूटर आपको दिख रहा होगा, इस कंप्यूटर का नाम है इलेक्ट्रोमैकेनिकल कार्ड पंच टैबुलेटिंग मशीन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा लंबा ज्यादा है, ये हो सकता है आपको दिखाई कम दे रहा हो, कलर अलग में लिख दिया, पर फिर बता रहा हूं बोल के। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कार्ड पंच टैबुलेटिंग मशीन, ये ऐसा कंप्यूटर है आपका जो पहली बार 1890 में जो अमेरिका की जनगणना हुई थी ना वो इसी मशीन से हुई थी। इस करके इसको सेंसस टैबुलेटर के नाम से जानते हैं। भाई आपके पेपर में ना क्वेश्चन इसका यही बनेगा कि अमेरिका की जो जनगणना हुई थी ना आपकी, वो पहली बार कौन से कंप्यूटर पे हुई थी। तो अमेरिका की जो पहली बार जनगणना हुई थी वो इसी कंप्यूटर पे हुई थी, जिसका नाम है सेंसस टैबुलेटर भी कह सकते हो इसको आप लोग, या इलेक्ट्रोमैकेनिकल कार्ड पंच टैबुलेटिंग मशीन कह सकते हो। 1890 में इसको डिजाइन किसने किया था इस कंप्यूटर को? 1887 में हरमन हॉलरिथ ने जो है ना इस कंप्यूटर को डिजाइन किया था। देख रहे हो पहले के कंप्यूटर कैसे कैसे होते थे, लग ही नहीं रहा कि कंप्यूटर भी थे क्या ये।
अगला कंप्यूटर जो है ना हमारा वो है टेबुलेटिंग मशीन। 1876 के अंदर आया था। इसका नाम 1911 में बदल के जो है ना CTRC कर दिया गया। इसका नाम बदल के CTRC यानी कि कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कैलकुलेटर इसका नाम किया गया। और 1924 में इसका नाम फिर बदल के हो गया IBM। और IBM जिसको आज आप अच्छे से जानते हो क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये बहुत जरूरी है, ज्यादा ही जरूरी हो गया। ये क्यों जरूरी हो गया? क्योंकि आज के जमाने का ना बदलाव काफी ज्यादा दिख रहा है। इसके अंदर क्या बदलाव दिख रहा है कि टेबुलेटिंग मशीन है वो कौन से साल में आई थी? 1800। या यूं कह सकते हो कि IBM जो है ना वो इनिशियली क्या हुआ करता था। IBM बिल्कुल शुरू में जो है ना वो क्या था, तो IBM बिल्कुल शुरू में टेबुलेटिंग मशीन थी। कौन से साल में आया था? 1876 के अंदर। और इसका नाम 1911 में बदल के क्या पड़ गया था? CTRC पड़ गया था। CTRC का मतलब कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कैलकुलेटर हो गया। फिर 1924 में नाम IBM पड़ा। IBM जो है ना वो अमेरिका की कंपनी है और ये दुनिया की सबसे पहली वो कंपनी है जिसने आप लोगों को मॉडर्न कंप्यूटर का रूप दिखाया है। वो शुरुआत तो कुछ ऐसे ऐसे हुई है आपकी इसकी। 1924 के अंदर इसका नाम जो है ना IBM पड़ा है, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फिर बात करते हैं जो अगला हमारा कंप्यूटर है वो कौन सा है, वो है हमारा ट्यूरिंग मशीन। 1938 के अंदर आई थी एल्गोरिदम वाली मशीन। और ये वो कंप्यूटर है जो फास्ट मशीन थी। मतलब आज का जैसे कंप्यूटर तेजी से चलता है ना कि कुछ ही की सेकंड के अंदर लाखों काउंटिंग कर देना, कुछ ऐसा काम कर देना जो आज का कंप्यूटर करता है ना, वो इसी पे बेस्ड था। इसी करके आप लोगों ने शायद ये जरूर पढ़ा होगा, एलन ट्यूरिंग को मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कहते हैं। ये क्वेश्चन आपने एग्जाम में बहुत बार देखा होगा कि कंप्यूटर का फादर तो कौन है। कंप्यूटर का फादर के नाम तो है आपका चार्ल्स बेबेज। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि एलन ट्यूरिंग कौन है, मॉडर्न कंप्यूटर के फादर है। क्यों? क्योंकि मॉडर्न कंप्यूटर बना है स्पीड के वजह से। स्पीड ही तो उसमें सब चीज है आपकी, और स्पीड को ही फास्ट करने का काम जो है ना वो इस कंप्यूटर ने किया। ये फास्ट मशीन थी जिसको आप लोग ट्यूरिंग मशीन के नाम से जाना करते हैं। फिर आपका एक कंप्यूटर आया था जिस कंप्यूटर का नाम था ABC मशीन, वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, जिसका नाम था ABC कंप्यूटर। पूछ लिया जाए कि दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर जो था ना उसका नाम क्या था? ABC था। कौन से साल में आया था? 1942 में आया था। और इसके फादर का नाम क्या है? जॉन विनिथ। एक तो विनिथ सिर्फ फादर ऑफ इंटरनेट है, लेकिन ये जॉन विनिथ थे, याद रखिएगा, जो कि आप लोगों के फाउंडर है। किस चीज के फाउंडर हैं? ये फाउंडर हैं आपके ABC मशीन के। उसके बाद में आपका अगला जो कंप्यूटर देखने को मिला उसका नाम था मार्क 1। मार्क 1 कौन से ईयर में? 1943 में आया है। और ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, मतलब एक हाइब्रिड कंप्यूटर आ गया। मैकेनिकल तो अब तक नहीं हटा पाए आप लोग, लेकिन इलेक्ट्रो साथ में जोड़ जरूर दिया। फिर आता है एनिक, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर आपके एग्जाम के लिए। 1946 के अंदर बना। एनिक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। जे प्रेस्पर एकट और जॉन मोचले ने इसको डिजाइन किया। ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम में बहुत बार देखा है कि एनिक का डिस्कवरी किसने किया था? जे प्रेस्पर एकट और जॉन मोचले ने डिस्कवरी किया था। 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगी होती थी इसके अंदर। पहली पीढ़ी का बहुत ही बेहतरीन कंप्यूटर था क्योंकि पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब ही थी। लार्ज इन साइज था, कमरे का जितना बड़ा इसका साइज था आपका, ठीक है ना। तो ये था आपका एनिक कंप्यूटर जो पहली पीढ़ी का था। उसके बाद में आपका 14 नंबर कंप्यूटर जो है ना उसके अंदर क्या खास था? इसके अंदर आपका कंप्यूटर का नाम है EDSAC। EDSAC का मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। पूरा नाम है इसका इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। 1949 के अंदर जो ना विक्लिस ने जो है ना इसको डिजाइन किया था आपका। उसके बाद यूनिवैक, जो आज के टाइम में भी इसके बेस्ड आपका बहुत सारा काम होता है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। इसको भी जे प्रेस्पर और एकट और जॉन मोचले ने डिजाइन किया था 1951 में। दुनिया का पहला जो है ना आप लोगों का बिजनेस पर्पस कंप्यूटर यही बना था। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि दुनिया का पहला बिजनेस पर्पस कंप्यूटर का नाम क्या था, तो बिजनेस पर्पस कंप्यूटर का नाम आपका हुआ करता था यूनिवैक, ठीक है ना। यूनिवैक नाम का दुनिया का पहला बिजनेस पर्पस कंप्यूटर। फिर आपका EDVAC नाम का भी कंप्यूटर है एक आपका, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक जो है ना 1952 में। ये भी जे प्रेस्पर एकट और जॉन मोचले ने जो ना इसका डिजाइन किया था। तो ये थे आपके पहली पीढ़ी तक के कंप्यूटर सारे के सारे। होपफुली ये तो आपको आंखों के आगे आए होंगे कि ठीक है। उसके बाद में इन्हीं कंप्यूटर के अंदर जो है ना, अगर मैं कहता हूं जनरेशन के अंदर क्या क्या चीजें थी आपकी, भाई कौन कौन सी जनरेशन के अंदर, अगर आप लोग एग्जांपल लेना चाहो कि कौन कौन सी जनरेशन में क्या क्या हुआ होगा,
लाइक देखो, फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था, 1942 से लेके 1955 तक का था। सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था, 1955 से 1964 का था। थर्ड जनरेशन 1964 से 75, फोर्थ जनरेशन 75 से 89 और फिफ्थ जनरेशन 89 से आगे तक की। तो पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटिंग डिवाइस थे, मतलब फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो प्रोसेसिंग डिवाइस हुआ करते थे ना, वो कौन से थे, तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर प्रोसेसिंग डिवाइस हुआ करते थे वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब से ही सारा काम होता था। अभी मैंने जैसे कहा था कि एनिक नाम का कंप्यूटर था, उसके अंदर 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगी होती थी। तो बड़ी बड़ी ट्यूब होती थी कि इंसान जितनी बड़ी बड़ी हीटिंग इशू ज्यादा था। सेकेंड जनरेशन के, अच्छा, वैक्यूम ट्यूब 1904 के अंदर ना जे फ्लामिंग ने डिस्कवर की थी, तकरीबन कुछ ऐसे ऐसे दिखने में। सेकेंड जनरेशन में आया ट्रांजिस्टर। आपसे पूछा जाए ट्रांजिस्टर जो है ना, इसका डिस्कवरी कब हुआ था, तो ट्रांजिस्टर का डिस्कवरी हुआ था 1947 के अंदर। और किसने किया था, विलियम शॉकले ने जो है ना इसका डिस्कवरी किया था। ये भी बात आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। सर बुक में अलग डेट दिया है, ये बात एक बहुत ही वाजिब बात है कि ये ईयर वाला डेट अलग अलग दिया है। यही कहना चाह रहे हो कि आप लोग बिल्कुल कह सकते हो। मैं इस बात को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं आप लोगों को, जहां मर्जी पढ़ो हर जगह ये साल अलग मिलेंगे तुम्हें। पर मैंने तुम्हें ये क्यों दे रखे हैं, उसके पीछे कारण है कि अब तक के हुए एसएससी के सभी पेपर को मैंने मद्देनजर रखते हुए रेफरेंस निकाल के ये ईयर लिखे हैं। क्यों पीढ़ियों के साल अलग अलग क्यों हैं सर? जैसे आप पांचवी पीढ़ी में जी रहे हो फिलहाल के लिए, लेकिन भारत में तो ढंग से पांचवी पीढ़ी नहीं आई। ब्रिटेन में तो बिना ड्राइवर की कार चल रही है, लेकिन इंडिया में ड्राइवर समेत ही गाड़ी चल जाए वही बहुत बड़ी बात है। ड्राइवर समेत ही ठोक देते हैं लोग, तो बिना ड्राइवर तो चले ही कहां से। तो जिस दिन बिना ड्राइवर रोबोटिक काम हो जाएगा, उस दिन समझो पांचवी पीढ़ी तुम्हारे आगे है ये। इसलिए किसी देश में पहले आ गई, किसी में बाद में आ गई, तो वो साल आगे पीछे है। लेकिन मैंने जो लिखे हैं वो ये लिखे एनसीईआरटी बेस्ड स्कूलों की किताब, और प्लस में जो एसएससी के पेपर हुए हैं वहां से ये क्वेश्चन अक्सर पूछे गए, तो उनका रेफरेंस निकाल के लिखे हैं। तो इनमें आप ना डाउट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये पेपर में आए हुए हैं और ऑलरेडी आंसर की में यही आंसर दिए गए हैं। तो करके आप बिना टेंशन बिना झिझक के ये साल याद कर लेना। आपको कंटेंट जो दे रहा हूं वो ठीक ढंग वाला दे रहा हूं, कोई गड़बड़ नहीं रहेगा इसके अंदर, ठीक है ना। सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर CDC 1909 है। तो मैंने सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर तो अभी कोई बताया ही नहीं। मैंने तो कंप्यूटर का एग्जाम्पल दिया ही नहीं अभी है? मैंने तो कंप्यूटर का एग्जाम्पल दिया ही नहीं सेकंड जनरेशन का अभी तक। अभी जब दूंगा तब बताना तो मुझे। अभी तो मैं तुम्हें जनरेशन के अंदर एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इसके अंदर पहले में क्या था, वैक्यूम ट्यूब हुआ करती थी। दूसरे में आपका ट्रांजिस्टर आया है। तीसरी जनरेशन में आई है आईसी। आईसी का मतलब क्या होता है, आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। एक बात बड़े ही दिल खोल के सुन लीजिएगा बहुत ढंग से, जो यहाँ पे आपको कंटेंट दे रहा हूं उसमें कोई कमी नहीं होगी। पहली बात, बहुत ही शिद्दत से बड़ी मेहनत से सारा कंटेंट तैयार किया हुआ है, और सारा का सारा कंटेंट ऑलरेडी किसी पेपरों से ही लिया हुआ है जो ऑलरेडी उन्होंने आंसर दिए हुए हैं। तो कोई टेंशन मत लेना कि इस किताब में ये और उस किताब में ये, आपको ये भड़क नहीं मिलेगी यार मेरे को कहीं और जाके पढ़ना पड़ेगा गलत और सही क्या है। यहाँ सुनील सर मतलब कंटेंट इज इक्वल टू बिल्कुल ओके, कोई टेंशन नहीं है। कोई गड़बड़ करवा के मेरे को तो देखो शौक है नहीं, क्यों ही मैं आपको गलत चीज़ों के रट्टे मरवाऊंगा और क्यों गलत चीज़ याद करवाऊंगा। मैंने देखो मेरा फ़र्क और किताबों में फ़र्क थोड़ा यही रहेगा ना, भी कहीं आपको कन्फ्यूजन है उस कन्फ्यूजन को दूर करूँ ना कि कन्फ्यूजन बढ़ाऊँ। तो मैं आपको तसल्ली से कह रहा हूँ, मैंने सच में मेहनत की है, मेहनत करके फिर कंटेंट लेके आया हूँ। ऐसे नहीं कि उल फिजुल तरीके से इनको आपके आगे रिप्रेजेंट किया हूं, तो थोड़ा सा इस पे भरोसा रखना। आईसी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट है। 1957 से 59 के दौरान तैयार की गई थी, जैक किल्बी ने तैयार की थी। सिलिकॉन की बनी होती है, पर आज के टाइम में सिलिकॉन की जगह रिप्लेस करके हम गैलियम आर्सेनाइड लेके आ रहे हैं। और तीसरी पीढ़ी की आईसी कहलाती थी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, SSI और MSI के नाम से पुकारी गई थी। ये भी पॉइंट आप लोगों को यहां से याद करना है। अच्छा, आईसी फोर्थ जनरेशन के अंदर भी आईसी थी, ये भी पॉइंट आप लोगों को यहां से याद रखना है। थैंक यू जिशान, ठीक है ना। आपकी फोर्थ जनरेशन के अंदर भी आईसी आई थी। आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट ही होता है, पर LSI और VLSI, LSI का मतलब होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर को ही आप लोग माइक्रो प्रोसेसर कहने लग गए थे पहली बार। ये भी पॉइंट भी आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। चौथी पीढ़ी का ही माइक्रो प्रोसेसर था। आपसे कोई पूछ लिया जाए किस जनरेशन का कंप्यूटर को माइक्रो प्रोसेसर कहा था, तो वो फोर्थ जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर था आपका। फिफ्थ जनरेशन के अंदर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ गया था, जिसको AI कहने लग गए आप लोग, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहने लग गए।
पहली पीढ़ी में जो मेमोरी यूज करते थे वो मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी यूज करते थे। दूसरी पीढ़ी की ट्रांजिस्टर बेस्ड मेमोरी थी। थर्ड की आपकी हाई स्पीड मेमोरी थी, आईसी बेस होगी। चौथी जनरेशन में सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी और हार्ड डिस्क आ गई। पांचवी में लार्ज स्केल माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी होगी, या यूं कह सकते हो आप लोग क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ना पांचवी जनरेशन तक आ गई। फिर बात आती है आप लोगों की कि पहली पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था। तो पहली पीढ़ी का ऑपरेटिंग सिस्टम था बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसको ऑफलाइन प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हो। दूसरी पीढ़ी में भी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, काम डेटा दे दिया, देने के बाद में डिस्कनेक्ट हो जाना। तीसरी पीढ़ी के अंदर था टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। चौथी पीढ़ी के अंदर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। पांचवी पीढ़ी के अंदर KIPS नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अच्छा, उसके बाद में जो ना लैंग्वेज कौन सी यूज की गई, तो पहली पीढ़ी के अंदर बाइनरी लैंग्वेज यूज की गई, 0101 वाली भाषा। दूसरी पीढ़ी के अंदर फोर्ट्रान लैंग्वेज आई, जिसको आप हाई लेवल लैंग्वेज कहते हो। थर्ड जनरेशन के अंदर फोर्ट्रान का सेकंड और फोर्थ वर्जन, कोबोल, पास्कल बेसिक लैंग्वेज भी। और फोर्थ जनरेशन में सी लैंग्वेज और C++। और पांचवी के अंदर पाइथन है, जावा है, प्रोलोग है, लिस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सारी है। और अब देखो आप लोग इन जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर एग्जाम्पल थे जो अभी आप कह रहे थे। पहली पीढ़ी के अंदर एनिक था, EDVAC था, यूनिवैक था, IBM 650, IBM 750, ये पहली पीढ़ी के हैं। दूसरी पीढ़ी में जो अब कोई कह रहा था ना CDC 1604, ये रहा। तीसरी पीढ़ी में IBM 360, IBM 370, Apple I फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जिसका नाम साइबर 6600, वो ये इसी में ही आया था। फोर्थ जनरेशन में क्रे फर्स्ट आया था, ये भी आपका पहला सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर था। परम 8000 आया पांचवी पीढ़ी में, सीडेक पुणे ने जो बनाया। सिद्धार्थ जो है ना वो भी कौन से आया है आपका, सिद्धार्थ भी पांचवी पीढ़ी के अंदर ही आया है। ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। हाँ जी, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है आप लोगों का, ठीक है ना। CDC 1604 मेन आया था आपका, ये पेपर में सेम क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। CDC 1909 भी है पर 1604 भी है आपका, ठीक है ना। इस बात को याद रखना है। अब ये बहुत गजब का और रिच कंटेंट है, बहुत मेहनत करके तैयार किया गया था, कम समय में आपको ज़्यादा दिया है मैंने, ठीक है ना। लिख लिख के करवाता तो बहुत टाइम लग जाता आपको, लेकिन मैंने बिना पहले से लिख रखा है, आप लोगों को डिलीवर करने में कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट दे दिया, ठीक है ना। अब आप लोग राजी हो जाओ मस्त वाले, और इस बात पर आप लोग फटाक से इस वीडियो को ना लाइक कर देना, ठीक है। और अब आते हैं हम लोग आप लोगों को करवाने के लिए MCQ, ये अपार्ट फ्रॉम MCQ, इससे अलग MCQ है, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को अब करवाते हैं हम लोग, जो आपके आगे है। ठीक है सर, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा इनके। आप लोगों को क्वेश्चन आते होंगे शायद, अगर आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो आने लग जाएंगे। ऐसा तो हम लोग जो है ना करने की कोशिश आपके आगे कर ही देंगे, ठीक है ना, कि आप लोगों को क्या आता है क्या नहीं आता है, ठीक है ना। प्रणाम। चलिए अब फटाक से आंसर दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका, क्या कि विच ऑफ दीज स्टेबलाइज कम्युनिकेशन बिटवीन सर्वर एंड वर्क स्टेशन, इनमें से कौन सर्वर और वर्क स्टेशन के बीच में संपर्क स्थापित करवाता है, उन दोनों के बीच में कनेक्शन कौन बनवाता है। इंटरस्पेस नहीं है, बैकबोन नहीं है, इसका सही आंसर क्या रहेगा, टर्मिनल एक्सेस पॉइंट, ठीक है ना भाई। ये आप लोगों का एक पॉइंट है जिसका नाम आप लोग कह सकते हो सर्वर कह सकते हो, और ये वर्क स्टेशन है। वर्क स्टेशन का मतलब आपका होता है कंप्यूटर ही कहिएगा। इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन एक्चुअली बनवाएगा वो टर्मिनल एक्सेस पॉइंट बनाएगा, गेटवे नहीं है। गेटवे का काम तो होता है टू डिफरेंट नेटवर्क को आपस में जोड़ना। यहाँ दो नेटवर्क थोड़ा, आपका सर्वर एक तो है, दूसरा तो आप लोग तो यूजर हो, आपको तो चाहिए ना एक एक्चुअली नेट चाहिए। आप किसी नेट से जुड़ते हो तो आपको मोडेम चाहिए कि नहीं चाहिए, सबसे पहला काम तो आपका मोडेम ही है ना। टर्मिनल एक्सेस पॉइंट है ना, जहां से आप नेट ले सको, पहला काम तो वही है ना आपका, दूसरा काम होगा वो तो इसका सही आंसर होगा C ऑप्शन। हालांकि पहला दूसरा ऑप्शन तो बनने का तुक ही नहीं था, ऑप्शन C और D के अंदर जो है ना कंफ्यूजन सबसे ज्यादा था, लेकिन इसका सही आंसर रहेगा C वाला ऑप्शन। जिसने भी लगाया है उसका ठीक है, नहीं लगाया है उसको शायद समझ में आ गया होगा कि हाँ ऐसे ऐसे मुझे करना है।
ये क्वेश्चन मुझसे ही आप लोगों ने बहुत बार पढ़ लिया होगा। अगर पढ़ लिया है तो अच्छे से आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज द ओल्डेस्ट, इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी है वो सबसे पुरानी है। तो अपने आप में आप समझ सकते हो कि जो अरप्पा नेट है ना, ये सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है। क्यों पुरानी है? क्योंकि ये दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क है आपका, ठीक है ना। वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क, दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो कौन सा रहेगा? दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क आपका अरप्पा नेट ही है। ये 1969 के अंदर जो है ना, अमेरिका की आर्मी जो है ना, उसके थ्रू इसको डिजाइन किया गया था, ये याद रखिएगा। अरप्पा नेट का फुल फॉर्म क्या है? अरप्पा नेट का फुल फॉर्म आपका है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है ना। मैं वर्बली बोल देता हूं, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये अरप्पा का फुल फॉर्म है। और इसके ठीक अगले साल में जो है ना, ये वाला नेट आया था जो आपको एनएसएफ नेट दिख रहा है, ये आया था 1970 के अंदर आया था। इसका फुल फॉर्म होता है आपका क्या? नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, ठीक है ना। नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, ये एनएसएफ नेट का फुल फॉर्म है। नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क एनएसएफ नेट का फुल फॉर्म है, ठीक है। तो हाँ जी, एनएसएफ है, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क होता है आपका, ठीक है ना। चलिए सर, अगली बात पे चले जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है क्या कि टू फॉर्म ए कंप्यूटर नेटवर्क मिनिमम कंप्यूटर आर रिक्वायर्ड। एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाना है अगर आप लोगों को, तो आपको कम से कम कितने कंप्यूटर चाहिए होते हैं? एक अगर नेटवर्क ही बनाना हो आप लोगों को तो सबसे कम कितने हो चाहिएगा? सबसे कम आप लोगों को 2 ही चाहिएगा, इससे कम तो क्या ही मतलब, ठीक है। एक कंप्यूटर आपका ये पड़ा और दूसरा कंप्यूटर ये रहा, इन नेटवर्क तो बन गया ना आपका, ये हो गया। एक एंड से दूसरे एंड पे डेटा सेंड कर रहे हो तो क्या हो गया? नेटवर्क ही हो गया, हो तो क्या हो गया, ठीक है ना। 4 की जरूरत नहीं है, 5 की नहीं, सबसे कम तो यही नेटवर्क हो सकता है आपका। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बन सकता है वो कौन सा है? नेक्स्ट आपका ये रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी शेयर्ड ऑन नेटवर्क। नेटवर्क के ऊपर आप लोग इनमें से क्या शेयर नहीं कर सकते हैं? क्या शेयर नहीं कर सकते? मान लेते हैं कि आप लोग जो है ना वो नेटवर्क देख रहे हैं, आप कंप्यूटर देख रहे हैं, आप इस टाइम पे मेरे को फॉर एग्जांपल दे देते हैं क्या? टीम व्यूवर दे देते हैं, ठीक है ना। टीम व्यूवर दे देते हैं आप लोग मुझे, या मुझे आप लोग जो है ना एनिडेक्स दे देते हैं, मान लेते हैं, ठीक है ना। एनिडेक्स दे दिया आप लोगों ने मुझे, तो इस केस में आप लोग मुझे अपने डिस्क शेयर कर देते हो डिस्क शेयर। आपकी हार्ड डिस्क में क्या चीज़ डेटा पड़ा है पता लग जाएगा। प्रिंटर भी शेयर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मैं यहां बैठा आपकी कमांड दे दूंगा ना, तो आपके प्रिंटर अगर कनेक्टेड है तो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। सीडी रोम वही चीज है, लेकिन क्या चीज नहीं शेयर हो सकती? वो प्रोसेसर। मतलब मैं आपका प्रोसेसर तो क्या ही यूज करूंगा, आपका प्रोसेसर मेरे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के लिए तो मैं नहीं यूज कर सकता ना, ठीक है ना। इस कंडीशन में आपका सही आंसर क्या रहेगा? सी वाला ऑप्शन सही रहेगा आप लोगों का, प्रोसेसर, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो कौन सा क्वेश्चन है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको कि द क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सक्लूसिवली प्राइवेट नेटवर्क यूज्ड बाय एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी इन वन प्लेस इज। एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान पे उपयोग किए जाने वाले अनन्य रूप से निजी नेटवर्क का वर्गीकरण जो है ना वो क्या होता है आपका? पर्सनल नेटवर्क जो है ना उसको क्या कहते हो? तो आप अपने घर में एक कंपनी में अगर कोई नेटवर्क यूज कर रहे हो तो उसको क्या कहोगे? इंटरनेट। इंटरनेट तो कहते हो, लेकिन इन्होंने थोड़ा स्पेसिफाई कर दिया कि एक लोकल एरिया पे यूज कर रहे हो आप लोग, तो जाहिर सी बात है इसका नाम भी आप लोग क्या दोगे? लोकल एरिया ही दोगे। क्योंकि लोकल एरिया का रेंज क्या होता है? लोकल एरिया का रेंज होता है आपका 2 किलोमीटर जो है ना, 2 किलोमीटर तक जो है ना ये बेस्ट होता है आपका। तो लोकल एरिया के अंदर तो यही रहेगा आपका यूज। अगर मैं पूछ लूं ये कौन सी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है, तो ये आपका टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है जिसका नाम क्या है आपका? इथरनेट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड रहता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। कौन सी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड रहता है? ये इथरनेट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड रहता है। इस बात को भी आप लोगों को यहां से याद रखना है, ठीक है। अच्छा, वाइड एरिया नेटवर्क है ना, ये क्या होता है? इसको आप लोग कहा करते हो डायल अप नेटवर्क।
डायल अप नेटवर्क। डायल अप नेटवर्क का मतलब क्या हुआ आपका? डायल अप नेटवर्क का मतलब ये हुआ आपका कि आप जैसे फोन डायल करते हो ना, तो डायल करके आप लोग क्या करते हो कि किसी से बात करते हो, ठीक है ना, फोन डायल। ऐसे ही ये नेटवर्क डायल होके किसी से कनेक्ट होता है, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। अरप्पा नेट तो ये हो ही गया, और ये सबसे स्लो वाला नेटवर्क भी है, ठीक है ना। डायल अप नेटवर्क जो है ना सबसे स्लो भी है। अरप्पा नेट दुनिया का पहला नेटवर्क होता है, वो सब समझ गए आप लोग, ठीक है। कोई कमेंट में मुझे लिख के बताएगा फादर ऑफ इंटरनेट कौन है, ठीक है ना। फादर ऑफ इंटरनेट कौन है पहले मुझे ये बताए, उसके बाद हम लोग जो है ना इस क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। फादर ऑफ इंटरनेट कौन है, कोई बताएगा? विनित सर्फ, शाबाश। साथ में कोई और थे? विनित सर्फ के साथ में कोई और थे? विनित सर्फ के साथ में ना टिम बर्नर्स ली नहीं थे, कोई और थे। को फाउंडर मतलब कह दूं कौन थे? अजय मुस्कुरा काहे रहे हो? प्रीति नेहरा ने सही जवाब दिया है। रॉबर्ट एंकल थे एक्चुअली, ठीक है ना। इन्होंने इंटरनेट का जो कंसेप्ट दिया था ना आपका, इंटरनेट, ठीक है ना। इंटरनेट, इंटरनेट को आप लोग एक्चुअली कहा करते हो क्या? इंटरनेशनल नेटवर्क के नाम से जानते हो, ठीक है ना। इंटरनेशनल नेटवर्क के नाम से जानते हो। और ये इंटरनेशनल नेटवर्क जो है ना वो आप लोगों का वर्ल्ड लार्जेस्ट, ठीक है ना, वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया है, उसके अकॉर्डिंग सबसे बड़ा नेटवर्क जो है ना ये होता है आपका। दुनिया का सबसे बड़ा एरिया वाइज सबसे बड़ा नेटवर्क होता है आपका ये, ठीक है। और विच ऑफ दीज नेटवर्क इज यूजली द फास्टेस्ट? अगर जो कंप्यूटर को सबसे तेज बनाता है नेटवर्क, तो मैंने कहा है अभी आप लोगों को वही बनाएगा जो आप लोगों के शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर रहेगा, ठीक है ना। शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर जो रहेगा वही कंप्यूटर को तेज बनाता है। भाई सिंपल ही समझ लो आप लोग, जो लॉन्ग डिस्टेंस होता है ना, लॉन्ग डिस्टेंस चाहे लव हो, लॉन्ग डिस्टेंस चाहे दोस्ती हो, उसमें ना गलत फहमियाँ तो अक्सर आ ही जाती है। जब पास पास बंदे रहते हैं तो कुछ गलत फहमियाँ आ भी जाए ना, तो भी गिले शिकवे बड़े जल्दी दूर कर लिए जाते हैं, क्योंकि रोज ही तो माथे पे जाके भिड़ना है, तो काहे कितने के दिन गिले और शिकवे रखोगे। और जब बहुत दूर दूर होते हो तो फिर गिली गिली छुपा छुपा हो जाता है, ज़्यादा दूर होने पे ज़्यादा गलत फहमियाँ हो जाती है, मुंह बतंगड़ से बन जाते हैं, मुंह फूल के गुब्बारे हो ही जाते हैं। तो ज़्यादा दूर जाओगे तो रेंज कमी हो जाएगी, पास आओगे तो रेंज बढ़ी जाएगी। तो पास का नेटवर्क है तो फास्ट हो ही जाएगा, और पास का नेटवर्क इनमें से कौन सा है भैया? लैन ही होता है। लैन बोले तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ये याद रखिएगा, जिसका डिस्टेंस आपका 2 किलोमीटर का रहता है। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, और इसका मतलब क्या बताया सर ने आपको? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है ना ये होता है आपका। और इसका डिस्टेंस कितना बताया सर ने? डिस्टेंस बताया सर ने 50 किलोमीटर का बताया है इसका, ठीक है ना। और मैन तो भैया ये है कि 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, उस वाले प्रकार के गानों वाला है। ये तो दो दुनिया के देश या दो राज्य हैं, उनके बीच में अगर कम्युनिकेशन करना है ना, तो आप लोगों को इसका जरूरत पड़ेगा डियर, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोगों को तो बहुत दूरी हो जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा दूर है, ठीक है ना। ये तो बहुत ही दूर है आप लोगों को, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा याद कर लेना आप लोग। बड़ा मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है कि छुपा रहे हो? चलो कोई बात नहीं। अगला जो आपका सवाल बन सकेगा वो कौन सा है? ये लैन। लैन इज यूज फॉर, लैन किस लिए यूज होता है बताइएगा? लैन किसके लिए यूज होता है? लैन किसके लिए यूज होता है? लंबे क्षेत्र के नेटवर्क के लिए, बड़े क्षेत्र के नेटवर्क के लिए, फॉर लोकल एरिया के लिए। सर ने अभी तो बताया आप लोगों को, लैन का मतलब ही क्या होता है? लैन का मतलब लोकल एरिया ही तो होता है ना आपका। थोड़ी सी दूरी के लिए यूज कर लो बस, लोकल एरिया के लिए सी वाला ऑप्शन सही रह जाएगा इसका हमारा, है ना। लैन का पूरा नाम ही क्या है? अभी तो सर ने बताया लोकल एरिया नेटवर्क, तो फिर दोबारा ही क्यों बता रहे हैं सर हमें? ठीक है, अच्छी बात है। लैन नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर कनेक्टेड इन लैन कैन क्या होते हैं? लैन से अगर कोई कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्टेड है तो उसके साथ में क्या पॉसिबिलिटी रह सकती है आपकी?
पहला ऑप्शन है कि बहुत तेज चलते हैं, ऐसा जरूर थोड़ी ना कि लैन से जोड़ दिया तो बहुत तेज ही चलेंगे वो आपके, ऐसा कोई कंपलसरी चीजें नहीं है ये आपकी। बिकम ऑनलाइन, लैन से जोड़ने से सारा दिन ऑनलाइन रहे ऐसा जरूरी थोड़ी ना आप लोग, ठीक है ना। आप अपना ऑनलाइन अपने ब्लू टिक के ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ताकि अगला कोई मैसेज करे तो पता ही ना लगे अगले को कि आप ऑनलाइन हो कि नहीं हो, आपने उसका मैसेज देखा कि नहीं देखा, है ना। तो ये काम भी हो जाता है। अच्छा, सूचना या पैरिफेरल एक्टिविटीज शेयर करते हैं, मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन एंड पैरिफेरल इक्विपमेंट, हाँ ये ठीक है आपका, ये ठीक है। लैन ऐसे कैसे हो सकता है सर, एक मेरे कंप्यूटर में लैन है, एक सामने वाले कंप्यूटर के लैन है, हम दोनों आपस में अपने इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं सर, मेरे कंप्यूटर का डेटा मैं उसको ट्रांसफर कर दूंगा, उसके कंप्यूटर का डेटा मैं अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर कर लूंगा, ये काम लैन के थ्रू हो जाता है। प्रिंटर से कनेक्ट कर लूँ मैं तो मेरे इस प्रिंटर का डेटा मैं उस प्रिंटर में भेज दूंगा, उस प्रिंटर का डेटा जो है ना हो सकता है मैं लैन ट्रांसफर करके सेकेंड और प्रिंटर में ट्रांसफर कर लूंगा। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पे लैन के थ्रू ये वाले काम जो है ना वो हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन पढ़ रहा है वो कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक कॉलेज तक ही सीमित है, उस नेटवर्क को क्या कहोगे आप लोग। तो मैंने अभी आपको बताया है एक्चुअली कौन सा नेटवर्क, मैंने बताया तुम्हें एक लैन बताया, लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन कॉलेज है या कोई यूनिवर्सिटी है ना, उनका एरिया थोड़ा सा दायरा बढ़ जाता है, थोड़ा सा दायरा बढ़ जाता है इन द सेंस आपका कि उनका दायरा आपका बढ़ के जैसे लैन का एरिया तो ना 2 किलोमीटर तक के एरिया में बेस्ट होता है। लेकिन इसके बाद में एक आता है कैन। कैन का मतलब क्या होता है, कैन का मतलब आपका होता है डियर कैंपस एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है ना, कैंपस एरिया नेटवर्क होता है। और ये कैंपस एरिया नेटवर्क जो है ना आपका, इसका डिस्टेंस कितना होता है, 5 किलोमीटर तक का बेस्ट होता है ये। तो इसी करके आप कॉलेज वगैरह के लिए, यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए कैंपस एरिया नेटवर्क का यूज कर लेते हो। है तो लैन जैसा ही, यूं समझो लैन को रिपीटर लगा के बढ़ा दिया आपने, डिस्टेंस बढ़ा दिया लैन का आपने, इतना ही काम कर दिया आपने, यही आपका हो गया लैन सिंपली, है ना। चलिए सर अगले सवाल की ओर जाइएगा आप लोग हमें, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच इज द बिगेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क। भाई दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क देखो, वीपीएन तो आंसर होगा नहीं, ना ही इंट्रानेट होगा। कंफ्यूजन एक इंटरनेट और WAN वैन के अंदर है। अब देखते हैं कौन सा बच्चा सही जवाब देता है इसका, तब थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा। देखते हैं इसका क्या जवाब होगा, मैंने ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिए हैं, है ना। तो देखते हैं दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा होगा, आप में से आंसर क्या देने वाले हो इसका। एक आधा वैन कह रहा है, कोई लोग इंटरनेट कह रहे हैं। अब ऑप्शन तो दो ही छोड़े हैं सर ने, तो दोनों में से दोगे कोई, एक बार वीडियो को लाइक तो कर दो। अकॉर्डिंग टू आंसर की डी। अच्छा, बट इस सवाल का सही आंसर रहेगा बेटा इंटरनेट, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू आंसर की है, समझिएगा इंटरनेट जो है ना, ये याद रखिएगा आप लोग, क्या होता है आपका वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क होता है आपका, ठीक है ना, वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क यही है। अगर ये ऑप्शन के अंदर ना मिले तो हम लोग फिर आएंगे किसके अंदर, वैन के अंदर आएंगे, वाइड एरिया नेटवर्क में आएंगे। तो दोनों ऑप्शन में हैं, तो पहला आंसर आप लोगों को क्या देना है, इंटरनेट देना है। वो नेटवर्क का भी नेटवर्क है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, सबसे बड़ा आपका इंटरनेट, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है ये, ठीक है ना। एग्जाम में मानते हैं किसने मना किया, ठीक है ना, लेकिन पहले नंबर पे प्रेफरेंस जो देनी है ना बेटा आपको, वो इंटरनेट को देनी है, उसके बाद में मानना है आपको वैन। भाई देखो वैन भी बना होगा तो इंटरनेट से ही बना होगा ना। मैं कह दूं मैं अपने बाप से भी बड़ा हूं, लेकिन मैं कैसे अपने बाप से बड़ा हो गया, पैदा ही तो उन्होंने किया है ना मेरे को, तो मैं उनसे बड़ा कैसे हो गया। समझ रहे हो मेरी बात आप लोग, ठीक है ना। तो बाप बाप ही होता है बेटा, हमेशा याद रखिएगा। पापा पापा ही है, पापा पापा ही है, बेटा बेटा ही होता है। बेटे को बेटे तक रहने दीजिएगा, पापा को पापा तक रहने दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए सर आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना वो क्या रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से नेटवर्क में टेलीफोन लाइनों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन से नेटवर्क के अंदर जो है ना वो टेलीफोन लाइंस का यूज किया जाता है, वैन में, लैन में, पैन में या वायरलेस में, बताइएगा आप लोग।
बताओ, अब देखते हैं कौन इसका ठीक आंसर देगा। राइट आंसर किसका है देखते हैं। लैन बताया है आपने, लैन 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 की जड़ियां लगा दी, वाह भाई साहब वाह। अरे भाई, आप लोगों को थोड़ी देर पहले सर ने बताया कि वैन के अंदर ना कंडीशन यूज की जाती है, डायल अप कंडीशन यूज की जाती है। और डायल अप का मतलब क्या होता है, डायल अप का मतलब होता है टेलीफोन की तरह डायल कर लेना। तो दैट्स वाई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा, वैन होगा। लैन में आप कब से टेलीफोन कनेक्ट करने लग गए, ठीक है ना। लैन लैन तो अब विद वायर्ड कनेक्शन होता है आपका। लैन ना, ये मत याद रखना आप लोग कि लैन आपका हमेशा शॉर्ट डिस्टेंस पे ही होता है। ये बेस्ट अप टू 2 किलोमीटर है, हिम्मत चाहिए तुम्हारी 50 किलोमीटर कर लो। पर ये इसका सही डेफिनेशन होता है कि दो कंप्यूटर के बीच में फिजिकल अगर कनेक्शन है तो ही लैन बनेगा वो। तो फिजिकल कनेक्शन है तो टेलीफोन नेटवर्क्स की तो बात आप कर ही नहीं रहे होते हो, वहां पे डायल अप कनेक्शन वाली बात अगर करते हो तो वैन के अंदर करते हो, वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर करते हो डियर, ठीक है ना। अच्छा, ये पैन क्या होता है। पैन का मतलब आपका होता है क्या, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। क्या होता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है ना वो होता है आपका, ठीक है। और ये पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है ना कितने किलोमीटर तक के लिए बेस्ट होता है, ये एक्चुअली किलोमीटर तो कहाँ मीटर रहेगा, 10 मीटर तक ही बेस्ट रहता है, पर इसको एक्सटेंड करके 100 मीटर तक ले जाते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर वाईफाई हॉटस्पॉट जो है ना वो इसी के अंदर ही आता है आपका, ठीक है ना। इसके अंदर आपका डब्ल्यू लैन भी आता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क भी इसी के अंदर ही आता है आपका, हॉटस्पॉट है, डब्ल्यू लैन है। इसके अंदर आपका वाईफाई भी जो है ना वो भी इसी के अंदर ही आता है। ये सब चीजें आप लोगों को याद रख लेनी है, ठीक है। पर्सनल एरिया नेटवर्क, नमस्कार भाई, नमस्कार भाई। तुम ये कहाँ से स्टिकर लाते हो ऐसे लाल लाल गुलाबी गुलाबी हाथ, है ना। चलो सर, अगला जो क्वेश्चन हमारा बन सकता है वो क्या है कि निम्नलिखित श्रेणियों में से सबसे छोटे भौगोलिक क्षेत्र का नेटवर्क कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क एज स्मॉलेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया, बता दो सबसे छोटा ज्योग्राफिकल एरिया वाला नेटवर्क कौन सा है। हाँ, ब्लूटूथ भी इसी के अंदर ही आता है बिल्कुल। सबसे छोटा इनमें से कौन सा, अभी सर ने बताया वो कौन सा, आपका पैन ही है। ब्लूटूथ इसमें आता है और डब्ल्यू लैन भी आता है, वाईफाई हॉटस्पॉट है, वो सारे इसी के अंदर ही आते हैं। एरिया वाइज सबसे छोटा है, मैंने कहा कि मैक्स टू मैक्स इसे 100 मीटर ले जा सकते हो, वो भी ज़्यादा है, पर बेस्ट तो बिना रिपीटर के तो 10 मीटर ही रहता है। रिपीटर के थ्रू इसको फिर बाद में जो ना आगे 100 मीटर तक एक्सटेंड कर सकते हैं। वैन तो पूरी दुनिया में फैल जाएगा। मैन 50 किलोमीटर तक है। इसका तो काम होता है सिटी टू सिटी नेटवर्क होता है, ये एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने के लिए। लैन 2 किलोमीटर तक आपका एक बिल्डिंग वगैरह के अंदर जो है ना आपस में इसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज किया करते हैं, हम लैन का यूज किया करते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क लैन से बड़ा है लेकिन वैन से छोटा है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नेटवर्क इज लार्जर देन लैन, लैन से तो बड़ा है बट वैन से छोटा होता है। आय हाय, क्या बड़ा सवाल है, बढ़िया सवाल है, एंडी सवाल है। आंसर आप लोग एकदम तुरंत कर सकते हो इसका, ठीक है ना। क्या रहेगा, देखो ना, यहां पे दो ऑप्शन में कंफ्यूजन रहेगा आपका। दो ऑप्शन में कंफ्यूजन रहेगा, देखो क्या है, गैन तो आएगा नहीं। गैन तो एक्चुअली क्या है कि ग्लोबल एरिया नेटवर्क है, ये तो वैन से भी बड़ा हो गया, सैटेलाइट नेटवर्किंग वाली बात आ गई। पैन आप वैसे भी नहीं लगाओगे क्योंकि क्वेश्चन ही दे रखा है इन्होंने तो आप लोगों का, ठीक है ना। क्या नहीं, मतलब ये तो छोटा हो गया ना, लैन से तो बड़ा मतलब आपका नहीं कह सकते आप लोग, पैन तो बहुत छोटे वाले में आ गया। ऑप्शन कैन और मैन ही बच सकता है, दोनों के बीच में तो वही आता है ना। तो ध्यान रखना, कैन मत लगाना। कैन क्यों नहीं लगाना, क्योंकि कैन और लैन में कोई ज्यादा फर्क है नहीं, वही कैन और वही लैन है, बस थोड़ा सा रिपीटर लगा के कैन बनाया है। लैन का एरिया 2 किलोमीटर, इसका 5, कोई ज़्यादा फर्क है नहीं। फर्क पड़ रहा है तो यहाँ आके पड़ रहा है क्योंकि ये 50 किलोमीटर का एरिया है। और इसका सही जो आंसर है ना आपका वो यही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा, मैन, ठीक है ना। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसका सही आंसर रहेगा आपका, ठीक है ना। तुम आपस में बड़ी बातें कर रहे हो, मुझे लग रहा है एक दो कोई बातें करके फिर एक दूसरे को मैसेज भेज के मैसेज डिलीट किए जा रहे हो। तुम घर बसा लो, पहले आराम करो, पढ़ना लेना तुम लोग ना, लगे रहो तुम, हाँ कर दो तुम ये काम। भाई साहब मतलब टिकते नहीं हो तुम लोग। एक दिन की बात, मैं क्लास स्टार्ट किए से पहले देख रहा, तो स्टार्ट हुई नहीं थी, रैंडमली क्लास चला के स्टार्ट कर रहा था, मैं देख रहा था, तो एक ने मैंने उसका फोटो लिया हुआ है, ठीक है ना, बाकायदा किसी दिन दिखाऊंगा यहाँ पे मैं, ठीक है ना भाई साहब का। उनके नाम तो मैं ब्लर कर दूंगा पर दिखाऊंगा जरूर आपको, ठीक है ना। मैंने सोचा था दिखाने के लिए,
एक पूछा तुम कहाँ से हो, कहता मैं बिहार से हूँ। लड़की ने कहा वो लड़की कहती कि मैं हूँ हिमाचल प्रदेश से। अब भाई साहब ये कहता कि हमें आपसे मिलना है। वो कहती कि ठीक है आ जाओ मिलने के लिए। तो कहते कैसे आऊँ, कहाँ की हो, कहते मैं हिमाचल की हूँ, मैं बिहार का हूँ। अरे यार तो बहुत दूर है, पर मिलना तो बहुत जरूरी है। कहाँ मिलना, कहता मैं तेरे से रेलवे स्टेशन पे मिल लूंगा। अरे वाह भाई साहब, मतलब इतनी शिद्दत देखो आप लोग। तो कहते यार तैयारी तैयारी तो हुई, तो मैं ट्रेन में पढ़ता पढ़ता आ जाऊंगा, मेरे को आना कैसे तू बस इतना बता दे। पक्का, हाँ पक्का, नंबर दे दे। अब बात कैसे करेंगे फिर, नंबर नंबर भी एक्सचेंज हो गए इनके, है ना। नंबर ले लिए ना। अच्छा नंबर भाई साहब ने इकट्ठे नहीं दिए, एक नो लिखा, एक फिर अलग लिखा, अलग अलग लिखा, ताकि कोई और देख ना ले या कुछ थोड़ा मतलब। सारे लिख लिए, हाँ लिख लिए, तुरंत सारे मैसेज डिलीट। मतलब बातें करे जा रहे, आपस में करे जा रहे। मैं कहूँ भाई साहब हम तो ऐसे ही बैठे हैं यहाँ पे एडे उल्लू, यहाँ लोग घर बसा गए अपना, ठीक है ना। मतलब बिहार से हिमाचल प्रदेश का मिलन हुआ, टा टा सीधा सीधा। रेलवे स्टेशन पे मिलेंगे, पक्का फोन करूंगा, रात को बात करेंगे। ठीक है भाई, हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा, ट्रेन वेन पकड़ लेंगे, सब कुछ हो जाएगा ये। सो भाई साहब मतलब मोहब्बत कहीं से भी कहीं पनप सकती है, सीरियसली। और दूर दराज की ये मोहब्बत है। फिर कल को यही देखने को मिलते हैं कि उसने मेरे साथ किया। कल अखबार में पढ़ रहा था मैं, ठीक है ना, ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई, ठीक है ना, और दुल्हन ने चपत लगाई दूल्हे के इतने लाख की, ठीक है। तो फिर वो ऐसे ही मिलते हैं धोखाधड़ी वाले भाई साहब। एनीवे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स। इनमें से हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन डिवाइस का एग्जाम्पल कौन सा है, तुमसे ये पूछा है डियर, ठीक है ना। तो ये बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। बस कोशिश करते रहिए। हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल क्या है इसमें से, रेडियो हाफ डुप्लेक्स का है क्या, नहीं। रेडियो तो आपका सिंप्लेक्स का एग्जाम्पल होता है, ठीक है ना। रेडियो होता है सिंप्लेक्स का। इसमें तो क्या होता है आपका, इसमें होता है वन वे कम्युनिकेशन होता है इसके अंदर, ठीक है ना। कैसा होता है इसके अंदर, वन वे कम्युनिकेशन होता है, एक ही दिशा में होता है। ये होता है वन साइडेड प्यार। बस आप देखे जाओ और अपने मन में बस आहें भरो कि वाह ये हमारी दुल्हन है, ये हमारा दूल्हा है, हम इससे मोहब्बत करते हैं, बस वन साइडेड प्यार। ये वो रेडियो है। उधर से बेटा रिप्लाई आएगा ऐसा कभी मत सोचना। टीवी है, रेडियो है, कीबोर्ड है, या इनपुट डिवाइसेस सारे हैं। टेलीफोन की बात कर रहे हो, टेलीविजन की बात कर रहे हो, ये टेलीफोन तो आपका जो है ना दूसरी कैटेगरी के अंदर आ गया है, ठीक है ना। और दूसरी कैटेगरी के अंदर आने का मतलब कुछ ऐसा समझ लीजिएगा आप लोग कि इसमें तो आप लोग फुल डुप्लेक्स में आ गया। फुल डुप्लेक्स इन द सेंस कि आप तो उसमें चिक चिक कर सकते हो, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तूने यूं कर दिया, तूने यूं कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, प्राण दिमकड़ा, उस टाइप से जाड़ पीस पीस के जो आते हो ना आप लोग, वो कंडीशन में है। तो ये तो फुल डुप्लेक्स में बन गए आप लोग। टेलीविजन तो इसी सेम ही कैटेगरी में है, ठीक है ना। भौंके जाओ सामने, बस आप ही कहोगे, सामने वाला बस आपकी सुनेगा ही, ठीक है ना। आप उसको रिप्लाई नहीं कर सकते, बस एंकर है वो, समझ लीजिएगा। वॉकी टॉकी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स। आपने अपनी पूरी बात कर दी, फिर कह दिया ओवर, अब बेटा सुन, तू मेरी भी सुन ले, तू बक लिया ना, अब मेरी सुन दो, ठीक है ना। अब आप अपनी भड़ास निकालोगे, फिर हो गएगा तू रुक, अब मेरी सुन दो, ठीक है ना। पुलिस वाले जो एग्जाम्पल यूज करते हैं ना वो यही वाला होता है, वॉकी टॉकी इज द बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए भाई, चलिए माय लॉर्ड, आज की क्लास को यहीं पे ही रोकना